नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो शिक्षा विभाग की जो एक महत्वपूर्ण रिव्यू बैठक आज हुई है, उसमें शिक्षकों को क्या सख्त आदेश दिए गए हैं, इसके अलावा किन शिक्षकों का अब जो है वो युक्तिकरण होगा आपको वो बताएंगे। और जिस प्रकार से प्रदेश में कहीं पर बच्चे कम हैं लेकिन वहां पर लेक्चरर दो है, तो अब युक्तिकरण होने जा रहा है, किन शिक्षकों का होगा आपको वो बताएंगे। इसके अलावा एसएमसी को लेकर के एक राहत भरी खबर आई है। जो बीते कल 427 शिक्षक तो हो गए थे, एचडीआर जो परीक्षा होगी, लेकिन जो बचे हुए थे जिसमें लेक्चरर्स थे जो है वो कहीं ना कहीं जो है मांग कर रहे थे कि जो 700 के आसपास शिक्षक है उन पर आज क्या फैसला हुआ आपको वो भी बताएंगे। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पटना में थे और कई जुबानी हमले उन्होंने भाजपा पर बोले हैं और वहां पर उन्होंने कहा कि जो रोडों के हालात हैं, 30 सालों से विपक्ष की सरकार वहां पर है, ऐसे में वहां पर जो हालात हैं वो बद से बदतर है, ये सीएम ने कहा है। ओपीएस को लेकर अपना बयान उन्होंने दिया है और 1500 जो महिलाओं को उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। प्रदेश सरकार किस प्रकार से यहां पर कार्य कर रही है वो जानकारी भी उन्होंने दी है। एचआरटीसी में 3% डीए और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, हर खबर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, आज शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण रिव्यू बैठक शिमला में हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में यह बैठक ली। इसमें शिक्षा सचिव समेत निदेशक और सभी जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी वो मौजूद रहे। आज सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया उसमें शिक्षकों के युक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग में अब स्कूल लेक्चरर्स का युक्तिकरण होगा, यानी जहां पर 10 से कम बच्चे हैं वहां पर अब 2 शिक्षक नहीं रहेंगे। यानी जिस स्कूल में 11वीं और 12वीं में 8 या 9 बच्चे हैं वहां अब 2 लेक्चरर्स नहीं रहेंगे, एक को कहीं और भेजा जाएगा। ये चाहे कॉमर्स के हो, साइंस के हो, मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल, जितने भी लेक्चरर्स हैं ये सभी पर लागू होगा। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जहां 10 से कम है वहां उन्हें सब्जेक्ट का एक ही लेक्चरर अब मिलेगा। इसका जो डाटा है वो मांगने के आदेश दे दिए, डाटा कहां पर कितने टीचर्स हैं, उसके बाद इनका युक्तिकरण हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर इसी में जो आज बैठक हुई है, बैठक उसमें क्या निर्णय लिया गया है। एसएमसी एलडीआर परीक्षा पर भी आज बड़ा फैसला लिया गया है। 1427 यानी 1427 एसएमसी अध्यापकों की एलडीआर जो परीक्षा है उसका प्रोसेस जहां बीते कल शुरू हो गया है। आज खबर भी छपी है हिमाचल दस्तक पर, आप इसको पढ़ सकते हैं। वहीं 700 के आसपास बचे लेक्चरर डीपी, इनके आरएनपी रूल्स बनाने को लेकर आज शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं और यह कहा है कि जल्द से जल्द इनके रूल बनाए जाए ताकि ये लोग भी जो है वो जैसे जॉब ट्रेनिंग भर्ती जो हो रही है उसी में आ जाएंगे, नहीं रेगुलर हो जाएंगे। तो 700 के आसपास जो बचे हुए एसएमसी है उनको आज सरकार ने राहत दी है कि ऐसा मत समझे कि 1427 जो एसएमसी अध्यापक हैं जिनकी एलडीआर परीक्षा हम करवाने जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की हम करवाएंगे। तो सरकार ने अपनी मंशा आज साफ की कि जो और बचे हुए शिक्षक हैं 700 के आसपास उनके लिए भी जो है वो बहुत जल्दी जो आरएनपी रूल्स एक बीच में अड़ंगा पड़ा हुआ है उसको बनाने का आदेश दे, इसको फाइनल कर दें ताकि उसके बाद आसानी से जो है वो इनकी भी एलडीआर परीक्षा हो सके। तो बहुत जल्दी इनको भी अच्छी खबर मिल जाएगी। इसके अलावा भर्तियों की बात करते हैं। जो बेरोजगार युवा है वो भर्तियों की राह देख रहे हैं। अब आज जो खबर हमारे पास है इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि टीजीटी के इसमें 900 से अधिक है, 900 के आसपास है, 937 एग्जैक्ट 937 हैं। जेबीटी के 600, पंजाबी और उर्दू के भी लगभग 10-10 11 पद हैं। इनको जो है वो बहुत जल्दी भरा जाएगा। इसको लेकर चर्चा हुई है बैठक में और नवंबर के 15 तारीख के बाद दिसंबर माह में इसको करवाने के आदेश दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं इनको अब बागवानी विषय पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के भी जो है वो सिलेबस बनाने के आज निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में ये बड़ा फैसला जो आज लिया गया है, आपने देखा पिछले कुछ दिनों से कहीं पर जो है वो बच्चे के कान का पर्दा फट गया, कहीं पर शिक्षक जो है वो रोड में आपने देखा कि एक शिक्षक स्कूल में शराब पीकर पहुंच रहा है, बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा है। एक आपने देखा कि किस प्रकार से एक महिला टीचर, पुराना वीडियो हालांकि था वो, लेकिन जब वायरल हुआ उसके बाद कार्रवाई की गई, किस प्रकार से एक कंटीलेदार जो एक पौधा था उससे पिटाई की गई, बच्चे की बहुत ही बर्बरता से पिटाई की गई। और इस प्रकार से जो है बच्चों को अपना बच्चा, चलिए वो तो अलग बात है, अपने बच्चे को कभी कोई ऐसा मार सकता है, बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रतिक्रिया दी। लेकिन आज इस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो पर वायरल होने से पहले
डिप्टी डायरेक्टर जो है वो उन शिक्षकों पर कार्रवाई करें जो स्कूलों में गलत तरीके से बच्चों से व्यवहार कर रहे हैं, ताकि विभाग पर उंगली ना उठे, और शिक्षकों को सख्त आदेश दें कि बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी अनुशासन में रहकर ही बच्चों से जो है वो व्यवहार करें। यानी शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से पहले, उससे पहले ही जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जो डिप्टी डायरेक्टर है वो इसको इंश्योर करें कि स्कूलों में भी जाएं, आप प्रिंसिपल्स को भी बता दें, हेडमास्टर्स को भी बता दें, सीएचटी जो भी है स्कूलों में, चाहे वो छोटी प्राइमरी स्कूल है, हेड टीचर वहां पर है, सबको आदेश दे दें कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो बच्चे को इस तरीके से मारे। अपना काम जो है शिक्षक का पढ़ाना है, इस प्रकार से बच्चों को मारना तर्कसंगत नहीं है। दूसरा ये कि जो शिक्षक स्कूलों में शराब पीकर पहुंच रहे हैं, इस प्रकार से कई मामले आते हैं, कई शिक्षक बच्चों को बेरहमी से पीट रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई जो है वो वीडियो वायरल होने से पहले होनी चाहिए, ताकि जो विभाग है उस पर कार्रवाई ना, उस पर जो उंगली है वो ना उठे। ये आदेश आज रोहित ठाकुर ने विभाग की मीटिंग में दिए हैं डिप्टी डायरेक्टर्स को। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार को जिस प्रकार से वो बीते कल ही पहुंच गए थे, लेकिन आज उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम सुक्खू को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि हिमाचल में 2,87,000 महिलाओं को 1500 रुपए की जो रुपए है वो दिए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 3 जिलों में 1500 रुपए की जो किस्तें हैं वो महिलाओं को दे रहे हैं, और प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान के बावजूद भी जो हुआ वो हमने वहां पर किया है और महिलाओं को पैसे दिए हैं। सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। उन्होंने कहा कि यदि चुनावी लाभ को ओपीएस देनी होती तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले देते, जैसे बिहार में महिलाओं को चुनाव के वक्त, चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि बिहार में भी अधिकारियों कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी अगर हमारी सरकार आती है, जो इंडिया कैसे कह सकते हैं, जो इंडिया का बना हुआ है गठबंधन जी। तो सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जो दूध का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी दे रहा है। दूध के अलावा मक्की, जो गेहूं और जो कच्ची हल्दी, उस पर एमएसपी दे रहा है। सुक्खू ने कहा कि बिहार में 30 साल हो गए हैं, विपक्ष की सरकार है, वह एयरपोर्ट से आते वक्त सड़क की हालत देख रहे थे, सड़क 4 लेन ना होकर 2 लेन हो गई है, 2 लेन जैसे हालात हो गए हैं। उन्होंने बिहार की जनता से कांग्रेस और महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक बार महागठबंधन को आप मौका दीजिए, फिर जो हालात हैं वो हम सुधार देंगे, ये उन्होंने कहा है। तो यानी सीएम सुक्खू स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, वहां पर वो गए हैं। और जो हमारे पास जानकारी है, कुछ देर पहले ही जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पटना में ही रहेंगे शाम को। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है उनके आवास पर। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने और केंद्र से सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अगले वित्त वर्ष में प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जो राशि है वो आवंटित करने की मांग की है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 90:10 अनुपात में बनाए रखने का अनुरोध किया, यानी 90% केंद्र से 10% राज्य सरकार। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 नए गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू यूनिट्स स्थापित करने की अनुमति शीघ्र देने का भी जो है वो आग्रह किया है। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने इस वर्ष की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और जो पुनर्वास कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी मंत्री को। और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष राज्य की ऋण सीमा में 2% की वृद्धि का आग्रह जो है वो जेपी नड्डा से भी की कि आप भी इसका जो है वो वहां पर आग्रह करें उनसे। केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य जेपी नड्डा ने भी सारी बातें सुनी और उचित जो कार्रवाई है उसको, उचित जो मांगे हैं जो भी होगी उस पर आश्वासन दिया कि जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एचआरटीसी कर्मचारियों की। हालांकि इनको कुछ एक पैसा तो मिल गया था जब दिवाली के दौरान था, थोड़ा सा तो नहीं कि पूरी फीकी रही इनकी नाइट ओवर टाइम की बात कर ली, थोड़ा उनको मिल गया था, लेकिन डीए नहीं मिला। गत दिन डिप्टी सीएम से जो है वो मुलाकात की, हिमाचल परिवहन महासंघ जो इंटेक है उसने मुलाकात की है पदाधिकारियों ने। इस दौरान महासंघ ने डिप्टी सीएम को 3% जो डीए देने की मांग, क्योंकि अन्य कर्मचारियों को मिल गया है, कुछ डिपार्टमेंट में नहीं मिला है, तो डिप्टी सीएम ने आश्वस्त किया है कर्मचारियों को कि 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 का जितना भी
उनका बनता है डीए का एरियर, वो उनको जो अक्टूबर पेड नवंबर में दे दिया जाएगा। यानी जो सैलरी आएगी उनको इस माह की, उसमें कोशिश रहेगी कि वो दे दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि सैलरी 1 तारीख को अमूमन मिलती नहीं है सैलरी एचआरटीसी में, 5 से 10 के बीच ही सैलरी आती है, 8, 9, 10 को सैलरी आती है। तो ऐसे में ये आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि जब अन्य कर्मचारियों को दे दिया गया है तो आपको भी डीए जो है, वो जो डीए का रेट बनता है, जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का 5,000 बन रहा, 6,000 बन रहा, 2,000, 3,000, वो दे दिया जाएगा जितना भी कर्मचारी का बनेगा। ये आश्वस्त किया है डिप्टी सीएम ने। इसके अलावा आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व सीएम शांता कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं में जो है वो चर्चा हुई है, आपदा और पार्टी से रिलेटेड भी जो है चर्चा हुई है। इस मुलाकात के मायने कई देखे जा रहे हैं। बीच में जो है वो भी देखने को मिला था कि वहाँ पर जो है वो सीएम फेस को लेकर के भाजपा में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन इस मुलाकात को जो अगर देखें सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद कई मायने इसके भी लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आगामी समय में भाजपा अपना चेहरा देती है, किसको देती है, क्या देती है। लेकिन ये ज़रूर है, लेकिन अगर देखें आप तो ये मुलाकात जो है वो कहा जा रहा है कि औपचारिक एक नॉर्मली मुलाकात थी, कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल इसमें चीज़ें नहीं हुई, लेकिन ये मुलाकात के मायने अलग जो है वो लगाए जा रहे हैं राजनीतिक तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से आपको बता दें शांता कुमार वरिष्ठ नेता है भाजपा के, और ऐसे में जो है वो ये मुलाकात जो प्रदेश में पार्टी किस तरीके से कार्य कर रही है, नई वो है, और जिस प्रकार से प्रदेश में आपदा आई है उसी से रिलेटेड जो बातचीत है वो हुई है। इसके अलावा भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से प्रदेश में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1,422 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें 1,138 करोड़ बाह्य सहायता तथा 284 करोड़ राज्यांश के रूप में शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, नाहन, मंडी, टांडा, चंबा तथा आईजीएमसी शिमला को सुदृढ़ एवं उन्नत किया जाएगा। इसके लिए 650 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है, जिसमें से 300 करोड़ हमीरपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना के लिए निर्धारित है। यानी राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आंकड़ा पेश किया कि केंद्र से ये राशि आई है और ये जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य संस्थान है उस पर खर्च की जाएगी। अब नर्सरी टीचर भर्ती सुर्खियों में रही है भाजपा के साथ। जब भाजपा का समय था प्रदेश में, जब सरकार उनकी थी, तो उस वक्त भी हमने काफ़ी खबरें पढ़ी, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुई है भर्ती। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्यों ये भर्ती नहीं हो पाई, आपको बताते हैं इसका आज एक नया अपडेट। 6,297 टीचर लगने हैं और इसमें नया मोड़ आ गया भर्ती में। और जो सूचना हमारे पास है कि 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन सिर्फ 14 जो अभ्यर्थी वैसे है कि जो पात्र हैं। बाकी सभी आवेदन एनटीटी नर्सरी टीचर डिप्लोमा की जो मान्यता शर्त है वो पूरी नहीं करते हैं, खारिज कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और जो केजी कक्षाएं उसको शुरू करने का उद्देश्य से ये भर्ती करवाई जा रही थी। पात्र उम्मीदवारों को संख्या 9 के बराबर रहने से पूरी प्रक्रिया जो है अटकने की कगार पर पहुंच गई है। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको आप शॉर्टकट में एनसीटी कहते हैं, उसकी गाइडलाइन के आधार पर यह भर्ती होनी है, शिक्षा मंत्री साफ कह चुके हैं। नियमों के अनुसार अभ्यर्थी के पास केंद्र सरकार या एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो संस्थान हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं पर भी, उनसे 2 वर्ष का डिप्लोमा जरूरी होता है एनटीटी का। अधिकांश उम्मीदवारों ने या तो 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, ऑनलाइन या फिर प्राइवेट संस्थानों से प्राप्त कोर्स, या फिर राज्य सरकार की अप्रूव न होने वाली जो संस्थाएं हैं उससे बहुत सारों ने किया हुआ, यानी 1 साल वाला चलेगा ही नहीं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि सिर्फ 14 लोग मिले हैं जो पात्र पाए गए हैं। नर्सरी टीचर भर्ती की जो ये प्रक्रिया है ये जयराम ठाकुर सरकार से चली हुई थी और उस समय शिक्षा विभाग में 6,297 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। हालांकि भर्ती प्रक्रिया बीच में रुक गई। सत्ता परिवर्तन के बाद सुखू सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एनसीटी के जो नॉर्म्स पूरे करते हैं वो लोग प्रदेश में बेहद कम है। अब ये इसमें नटशल ये खबर है कि 14 लोग मिले हैं सरकार को। अब जो है वो जो एक अपना कह सकते हैं आप, हमने बीच में भी कहा था, बहुत सारी महिलाओं के भी में कॉल्स आए कि सर ऐसा होना चाहिए कि जो 1 साल उनको मान्य कर दें, तो उनको जो ब्रिज कोर्स है वो सरकार करवाएं। तो अब सरकार के पास कोई चारा नहीं है अगर ये भर्ती करवानी है, कि केंद्र सरकार तो कह चुकी है, शिक्षा विभाग कह चुका है कि जो भर्ती है ये एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार होनी है। तो एनसीटी का नॉर्म्स ये कहता है कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो अभी प्रदेश में है नहीं है। 14 लोग पाए गए अभी भी, जो पहले चरण में, दूसरा चरण तो शुरू ही होना था, लेकिन ऐसे में अब सरकार के पास अभी कैबिनेट में मैटर जा सकता है दोबारा से, ताकि इस पर चर्चा हो कि क्या ब्रिज कोर्स करवाएं इनको कि नहीं करवाएं। लेकिन ये शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस पर सोचा जाएगा क्या करना है। हिमाचल हाईकोर्ट में मंडी से सांसद कंगना रनौत के चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। एडवोकेट अजय मोहन ने बताया कि अदालत ने आज जो इशू फ्रेम करने थे, मगर अब 10 दिन बाद इशू फ्रेम होंगे। इसके पश्चात अदालत में होने थे जो आज, इसके पश्चात कोर्ट द्वारा तय मुद्दों पर दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने कंगना के चुनावों को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। लायक राम के अनुसार उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया,
इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। तो लायक राम ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर एवं डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नामांकन के दौरान मुझ पर ऑब्जेक्शन लगाए गए जो कि बेबुनियाद थे, कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे उन्होंने कहा है। अब इस पर जो है सुनवाई होनी है जी। तो ऐसे में चुनौती दी गई है कि जो सांसद हैं कंगना रनौत, वो रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर सुनवाई होनी आगे। एक महत्वपूर्ण फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला है। इसमें हाईकोर्ट ने जंगलों के बीच बसे गांवों को जंगलों से बाहर करने से जुड़ी जनहित याचिका में केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को उपयोगी पॉलिसी बनाने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। इसमें आदेश में क्या है, मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जयलाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हर साल जंगलों में लगने वाली आग के मुद्दे से जुड़ी एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जंगल की जमीन के अंदर कुछ निजी जमीनें भी है, जंगल हैं, कुछ लोगों की अपनी जमीनें हैं। कोर्ट ने कहा था कि यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए यह ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेट जमीन मालिकों ने धीरे धीरे जंगल की जमीन पर कब्जा करना और उसे अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, किसी से छुपा नहीं है। ऐसी जंगल की जमीन का रखरखाव बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और वन विभाग भी इसे ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, कोर्ट ने माना है। अतः कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर एक व्यापक पॉलिसी अप्रोच करने की या बनाने की जो है वो जरूरत बताई है, जिसके तहत जंगलों के अंदर स्थित जमीन का आदान प्रदान किया जा सके और प्राइवेट जमीन मालिकों को जरूरी परमिशन के साथ जंगल की जमीन के किनारे बसाया जा सके। इससे केंद्र व राज्य सरकार हरियाली और जो प्राइवेट जमीन मालिकों के हितों में संतुलन बना रहेगा और यह जमीन के टुकड़ों को एक साथ करने के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखेगा। नक्शल में खबर यह है कि जो जमीनें हैं कई लोगों की जंगलों के बीच में, तो कई बार आग लग जाती तो पूरी जमीन जो है वो निजी वाले की भी गई, सरकार की भी, उस व्यक्ति की भी गई। कई बार ऐसा होता कि व्यक्ति जो है वो काम कर रहा होता है, उसमें जो आगजनी लग जाती है। फिर तो ये कहा है अब हाईकोर्ट ने कि क्यों ना इस पर पॉलिसी बनाई जाए, विचार करें, ताकि जो जमीन उस मालिक की है वो अपने पास ले लें सरकार और जो व्यक्ति है उसको कहीं पर किनारे पर दे दें, ताकि वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर तो जंगल है वहाँ तो कोई व्यक्ति आग लगाई ऐसे भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो तो वहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर होंगे। तो इसमें सरकार ने सजेशन दिया कि अगर आपने हरियाली बरकरार रखना है तो इसमें कुछ ऐसा करें कि जो बीच वाले हैं, जो जंगल के बीच में फंसे हुए लोग हैं, उनको अच्छी जमीन मिल जाए बाहर के किनारे, और जो वहाँ पर हरियाली है वो मैनेज हो जाए। तो ये एक सुझाव के तौर पर कहा है, इस पर जो है वो सरकार आगे बढ़े। राजधानी शिमला में विवादित संजौली मस्जिद को पूरी तरीके से ढाया जाएगा, हटाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यजविंदर सिंह ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज फैसला सुनाया। बड़ी खबर है शिमला से। कोर्ट ने निगम आयुक्त शिमला के फैसले को सही ठहराया है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जिला अदालत में चुनौती के बाद मस्जिद को तोड़ने का काम रोक दिया था। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिलों को हटाने के आदेश दिए थे, अवैध बताए थे। मामला फिर हाईकोर्ट में चला गया दोबारा से। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले के जो केस है उसको निपटा दें आप। फिर 3 मई को कमिश्नर ने पूरा ढांचा गिराने का आदेश दिया। जब कमिश्नर दोबारा से कार्रवाई की कि इसकी तो नीचे वाली जो जमीनें हैं, दोनों जो 2 मंजिलें नीचे बनी हुई हैं, वो भी अवैध हैं, कागज नहीं है उसके। इस फैसले को मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जिला अदालत में चुनौती दी। अब क्या हुआ, एडवोकेट जो आज फैसला हुआ है, जगतपाल ने बताया कि जिला अदालत ने आज के फैसले के बाद जो पूरी मस्जिद है उसको गिराने के आदेश दिए हैं। इसको आप कह सकते हैं, देखिए मस्जिद हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये अवैध उस पर बनी हुई है, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक अवैध धार्मिक भवन बनाया गया। और धार्मिक भवन तो नीचे था, उसमें ये भी सुनने में आया बीच में कि जो उसकी 3 मंजिलें ऊपर बनाई गई बाद में, वो कुछ अलग तरीके से बनाई जा रही थी। हो सकता है किसी व्यक्ति का उसमें अपना लाभ हो। दूसरा पक्ष इस केस की सुनवाई के दौरान जमीन पर मालिकाना हक के जो कागज हैं और जो मस्जिद का नक्शा है वो नहीं दिखा पाया, यानी जो जमीन उनकी है, जो वक्फ बोर्ड की है, वो भी नहीं दिखा पाया वहाँ पर, ना कागज वहाँ पर थे, ना मस्जिद वो थी वहाँ पर। इसके आधार पर पहले निगम आयुक्त ने और जो जिला अदालत है उन्होंने मस्जिद को हटाने के आदेश दिए हैं। तो हिंदू पक्ष के एडवोकेट थे जगतपाल, उन्होंने बताया कि अदालत ने नगर निगम कमिश्नर के 3 मई 2025 के आदेशों के खिलाफ वक्फ बोर्ड और जो संजौली मस्जिद कमेटी है उसमें 2 जो अपीलें हैं वो फाइल कर रखी थी। जिला अदालत ने 6 महीने के अंदर ये दोनों अपील खारिज कर दी। और एडवोकेट जगतपाल ने बताया कि उन्होंने कहा कि अदालत ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप तक गिराने के आदेश दिए हैं, आज दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर 2024 को निगम आयुक्त ने ऊपर की 3 मंजिलें गिराने के आदेश दिए थे। इन आदेशों की अनुपालना आज तक नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा गिरा है, ज़्यादा थोड़ा सा। इसके बाद 3 मई 2025 को पूरी मस्जिद गिराने के आदेश दिए गए। अब जिला अदालत ने निगम आयुक्त के फैसले को सही ठहराया है और जगतपाल के अनुसार मुस्लिम समुदाय को अब मस्जिद का ढांचा
होगा उसको खुद गिराना चाहिए। इसको मस्जिद भी नहीं कहेंगे, हमने बार बार यही वर्ड हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी की जो कह सकते हैं धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, ना ही कोर्ट का मकसद है, क्योंकि ये जो जमीन पर जिस जमीन पर बनी है वो अवैध है, अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण की गई किसी भी चीज़ पर जो है वो उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, और अतिक्रमण पर बहुत सारे फैसले आए भी हैं पहले। उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष के पास अभी हाईकोर्ट जाने का रास्ता जरूर है, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा है, ये आज जो हिंदू पक्ष का वकील उसने अपने बात में कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि उनको वहां से भी राहत मिलने वाली। खबर ये है कि जो 5 मंजिल है अवैध मस्जिद जो कही जा रही है, जो उसको आप अवैध ढांचा कह सकते हैं मस्जिद का, संजौली में जो बना हुआ है, तो इसको अब पूरी तरीके से ढहाना होगा, यानी ये पूरी मंजिला गिरेगी नीचे से ऊपर तक। और ये आज पहले तो नगर निगम का जो आयुक्त है उनका कोर्ट पर फैसला हुआ, आज जो है वो जो जिला अदालत है शिमला की चक्कर कोर्ट, वहां पर भी इस पर जो है फैसला यही लिया गया है, क्योंकि जो वहां पर व्यक्ति है, जो वक्फ बोर्ड है, वो वहां पर ना कागजात पेश कर पाया कि ये उनकी जमीन है, मालिकाना हक उनका है, तो उस पर कोई भी जो कागज होते हैं जरूरी वैलिड जो होते हैं वो कुछ भी नहीं दिखा पाया, इसलिए अब ये जो मस्जिद है वो पूरी ढाई जाएगी जी। इसके अलावा नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में आज मेयर डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर जमकर हंगामा हुआ। बड़ी खबर है शिमला से, भाजपा और कांग्रेस पार्षद मेयर डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल से 5 साल करने के विरोध में आ गए। भाजपा पार्षद मेयर के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लग गए। पार्षदों का तर्क था कि रोस्टर के अनुसार 2.5 साल बाद मेयर डिप्टी मेयर पद महिला को दिया जाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि महापौर सुरेंद्र चौहान ने पार्षदों की मांग पर प्रस्ताव सरकार को भेजने की बात कही, लेकिन पार्षद नहीं माने। हंगामे के बीच हाउस की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने भी मौन प्रदर्शन किया। हैरानगी की बात यह है कि कांग्रेस के जो पार्षद है वो भी मौन पर चले गए। महिला पार्षद जो सामने आई मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है, सरकार हमारी है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन रोस्टर के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। महिलाओं को उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, क्योंकि सदन में महिलाओं की संख्या अधिक है जो जीत कर आई है। तो इसमें खबर यही है जी कि जो भाजपा के लोग हैं वो तो चलो कर ही रहे हैं इसका विरोध आज, लेकिन कांग्रेस के पार्षद भी मौन रखा उन्होंने थोड़ी देर। हालांकि प्रदर्शन तो उन्होंने नहीं किया बड़ा, लेकिन मीडिया में उन्होंने कहा है कि इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी, जो महिलाएं हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए 2.5 साल के बाद क्या होता था कि जो पार्षद जैसे अभी मेयर हैं सुरेंद्र चौहान शिमला के, तो ये महिला को जाना था। अब महिला जो रोस्टर होना था, चाहे एससी महिला होती है जनरल महिला, तो उसको मिलना था, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब जो फैसला हुआ है पीछे कैबिनेट से, पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी नगर निगम है वहां पर अब 5 साल का जो कार्यकाल है वो रहेगा। हालांकि रोस्टर जरूर बदलेगा, जैसे अभी जनरल है तो फिर हो सकता है आगामी समय में एससी को जो है वो मेयर पद मिले कहीं पर और अलग अलग जगहों पर, लेकिन रोस्टर चेंज होगा। इसका विरोध कर रहे हैं भाजपा के लोग, कह रहे हैं कि ये जो है वो 2.5 साल ही होना चाहिए था, और 2.5 साल जब एक मेयर हो रह गया वर्तमान में, तो महिला को भी मौका मिलना चाहिए एज अ मेयर, तो ये इनकी मांग है। वहीं आज नगर निगम शिमला कर्मचारियों के 3% डीए देने पर भी फैसला हो गया, यानी जो नगर निगम के कर्मचारी है शिमला के, उनको भी 3% डीए मिलेगा। इसके अलावा चंबा जिला के चुरहा में बीती शाम में गाड़ी खाई में गिरने से उसमें सवार 3 युवकों की दुखद मौत हुई है। राजेंद्र कुमार, पम्मी कुमार, सचिन, तीनों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 अन्य अमर सिंह और धर्म सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल तिसार ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। राजेंद्र कुमार गाड़ी चला रहा था। यह दुर्घटना देवी कोठी टैपा सड़क पर हुई है और सभी कार सवार एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 200 मीटर गहरी खाई में जो कार है वो जा गिरी है। तो लोगों से अपील है कि जब आप शादी में जाएं, शराब पीकर तो पहले ही गाड़ी न चलाएं, और उससे तो चलान तो होगा ही, गाड़ी जो चलान तो होगा ही होगा बड़ा, लेकिन ये आपके लिए भी सही नहीं है। और दूसरा ये भी है कि चलिए तो शराब पिए नहीं पिए अलग बात है, लेकिन लोगों से हमारी अपील है कि जो गाड़ी चला रहा है कोई व्यक्ति, वो थोड़ा धीमी गति से चलाए। देखिए 3 लोगों की मौत होने, ये बहुत दुखदायी खबर है। सिरमौर पुलिस ने आज शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर जो है वो आदेश भी दिए हैं, सख्त चेतावनी भी दी है। जो पुलिस एसपी हैं निश्चिंत सिंह नेगी, उन्होंने जिला सिरमौर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि बाल न्याय, बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 और तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत की जा रही है जो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस ने कड़े नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि सिरमौर जिले में कोई दुकानदार या अन्य व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उन पर
जो ये बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 व 78 है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। और इन धाराओं के अनुसार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक का जो कठोर कारावास है और 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी लगेगा। सिरमौर पुलिस ने सामान्य जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी शिक्षण संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री की जानकारी मिलती है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें, तो हम जो कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। तो ये अच्छी पहल भी है जी, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं 10 पहले से 12वीं तक, उन बच्चों को नशे के आदी ना हो जाएं, तो इसलिए ज़रूरी है कि नशे के जो नशीले जो उत्पाद है वो नहीं बेचे जाने चाहिए वहाँ पर। अब मौसम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में जो मौसम है वो अब खराब होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम करण बदलेगा, ये महत्वपूर्ण अपडेट है जी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा प्रदेश में। ये हिमालय क्षेत्र में अधिक होगा, यानी 3 से मौसम खराब है, 3, 4, 5 को फिर जो है वो बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो मौसम एक बार फिर से खराब होगा और 4 और 5 तारीख को जो है वो जो अधिक ऊंचे वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है, और जो मध्यम ऊंचे वाले क्षेत्र है वहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। तो मौसम 3 तारीख से थोड़ा खराब होगा प्रदेश में। हालांकि अभी तक मौसम साफ बना हुआ है, तो ये थोड़ा मौसम को लेकर अपडेट हमने बता दिया है आपको। तो जो बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुँचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुँच सकें। कोई सवाल आपका है, कमेंट बॉक्स में सवाल आप भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे कल वाले बुलेटिन में उसको लें हम। बाकी जो बड़े फैसले आज हुए हैं और शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी गई है, जो हमने पहले खबर पढ़ दी है वो आपको हमने बता दिए हैं। तो बाकी जो ये खबर है, जो आज की बड़ी खबर है आप तक हमने पहुंचा दी है। धन्यवाद।